नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। रूस के शहर तातारिस्तान में इतवार को एक तैयारा हादसे में 16 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज ने स्पुतनिक को बताया कि 7 ज़ख्मी अस्पताल में दाखिल हैं, बाकी 16 के ज़िंदा होने के आसार नहीं हैं। वजारत हंगामी उमूर ने बताया कि तैयारे में पैराशूट जंपर सवार थे। मकामी वजारत सेहत ने बताया कि 7 ज़ख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है, जो 210L तैयारा टर्बुलेंट इंजनों वाली मुख्तसर फासले का ट्रांसपोर्ट तैयारा था। हालिया बरसों में रूसी हवाबाजी की हिफाजत के मियार में बेहतरी आई है, लेकिन दूर दराज इलाकों में पुराने तैयारों के हादसात में कमी नहीं आई है। इससे कबल एंटोनोव N-26 ट्रांसपोर्ट तैयारा गुज़िश्ता माह रूस के मशरिक बईद में गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए थे। इस साल जुलाई में 26 कामचटका में एक एंटोनोव N जुड़वा इंजन टर्बोप्रोप पर सवार तमाम 28 अफराद हलाक हो गए थे। 2020 में एक जुनूब मगरबी हवाबाजी का N टर्बोप्रोप तैयारा जनूबी सूडान के जुबा हवाई अड्डे से टेक ऑफ करते हुए गिरकर तबाह हो गया था। सितंबर 2020 में UN-26 तैयारा यूक्रेन के मशरिक में वाक़ सूबे चोग्याव में उतरने के लिए ज़मीन पर गिर गया था। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी इतवार के रोज़ लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 30 और डीजल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपये 14 पैसे और डीजल के दाम 92 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर पर पहुँच गए हैं। मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जद में आने से 4 किसानों की मौत के मामले में लखीमपुर खेरी पुलिस ने एक साबिक रुकन पार्लियामेंट के भतीजे अंकित दास को हिरासत में लिया। वो मुबैना तौर पर काफिले में मौजूद उस गाड़ी को चला रहा था जो आशीष मिश्रा की SUV गाड़ी के ऐन पीछे चल रही थी। ड्राइवर पर अंकित दास को मौके से फरार होने में मदद का भी इल्ज़ाम है। दरियासना आशीष मिश्रा के एक दीगर सपोर्टर को भी हिरासत में लिया गया, जिसके हवाले से बताया गया कि वो भी जाए वक़ूफ़ पर मौजूद था। सीनियर पुलिस अफसरान ने मुलजिमान के नामों को जाहिर नहीं करते हुए कहा कि वो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और उनसे पूछगछ की जा रही है। अंकित के चचा BSP के कौमी जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे और कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट भी थे। साल 2017 में उनका इंतकाल हो गया था। अंकित आशीष मिश्रा और उनके वालिद का करीबी बताया जा रहा है। एक अफसर ने कहा कि लखीमपुर खेरी में हुए तशद्दुद के एक दिन बाद एक वीडियो वायरल होने से अंकित दास का नाम सामने आया। वीडियो में उस शख्स जिसके सर पर चोट है ये दावा करते हुए नजर आ रहा है कि वो दास के साथ दूसरी SUV में सवार था। वीडियो में एक पुलिस एहलकार भी नजर आ रहा है जो माइक पकड़े हुए और जख्मी शख्स से वाक़े के बारे में पूछगछ कर रहा है। वो पुलिस को बताता है कि गाड़ी अंकित दास की थी। जख्मी शख्स को पुलिस से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह लखनऊ के चारबाग इलाके में रहता है और अंकित दास के साथ काम पर खेरी गया था। यूथ कांग्रेस ने लखीमपुर खेरी के वाक़े के खिलाफ आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर के सामने मुजाहरा किया और कहा कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ है और किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराने का मामला दुनिया के सामने है। कांग्रेस की यूथ तंजीम के कारकुनों ने इस दौरान हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को काबीना से हटाने और किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने वाले मुलजिम आशीष मिश्रा को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की मांग की। यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वज़ीर दाखिला के वज़ीर ममलिकत के बेटे की गाड़ी जानबूझकर किसानों को रौंदती है, लेकिन मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इससे साबित होता है कि हुक्मरान जमात किसानों के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ
खड़ी नजर आती है। लखीमपुर खेरी का वाकया सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया ताकि किसानों में खौफ का माहौल पैदा किया जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आज 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। पहले दिन पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वाराणसी में एक जलसे आम से खिताब किया। जलसे आम के पहले दिन प्रतिज्ञा रैली मुनक्किद की गई, जिसका नाम अब किसान न्याय रैली रखा गया। ये रैली बुनियादी तौर पर लखीमपुर वाक़े पर तवज्जो देने के लिए रखी गई, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी ने वाराणसी में एक मंदिर में पूजा की, उसके बाद उन्होंने जलसे आम से खिताब किया। पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं जंगां हिरण्मयीं लक्ष्मीं व्यासवेदो महाभाग आद्रां यत्कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं शूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं व्यासवेदो महाभाग राम। बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी वे कह रहे थे। राजस्थान में दलित का पीट पीट कर कत्ल किए जाने के वाक़े की मजम्मत करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सियासी मफाद के लिए किसानों की अमवात पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस क्या दलित परिवार को 50 लाख रुपए का माली ताउन देगी। मायावती ने इतवार को ट्वीट में कहा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित का पीट पीट कर कत्ल किया जाना काफ़ी तकलीफदाह व शर्मनाक है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है। क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के वज़ीर आला वहां जाकर मुतासरा कुंबे को 50-50 लाख रुपए का माली ताउन करेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गोरेगांव से दूसरे बैरूनी शहरी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने उसके पास से काफ़ी मिकदार में कोकेन बरामद की है। एनसीबी ने बताया कि ये नाइजीरिया का शहरी है, इसका नाम ओकारो औजामा है।
एनसीबी ने कहा कि ये बैरूनी शहरी ड्रग्स केस की अहम कड़ी है, उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसको मिलाकर क्रूज ड्रग्स केस में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। 6 रातें एनसीबी कस्टडी में काटने के बाद वो 2 रातें जुडिशियल कस्टडी में बिता चुके हैं, लेकिन उन्हें जमानत मिलने पर अभी कई सवाल हैं। उनके वकील सतीश मानशिंडे ने सेशंस कोर्ट में उनकी जमानत की पिटीशन दायर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई पीर के रोज होगी, यानी आर्यन को अभी एक और रात आर्थर रोड जेल में बितानी होगी। मरकजी वजीर तवानाई आर.के. सिंह का कहना है कि मुल्क में कोयले का जखीरा है और बिजली की किल्लत नहीं होगी। इससे पहले कई रियासतों की तरफ से बिजली की किल्लत की बात कही जा चुकी है। मुल्क की कई रियासतों में कोयले की किल्लत के बायस बिजली का मसला मजीद गहरा हो गया है। रियासतों में कोयले का बहुत कम जखीरा रह गया है। ऐसी सूरत हाल में कोयले पर मबनी थर्मल पावर प्लांट्स की फराहमी को यकीनी बनाना एक बड़ा चैलेंज है, जिसके बाद वजारत बिजली हरकत में आई है। मरकजी वजीर तवानाई आर.के. सिंह की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग आज मुनक्किद की गई, जिसमें कोयले की किल्लत से निपटने के इंतजाम पर बातचीत की गई। दिल्ली को बिजली के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत भी लिखा है। अब मीटिंग के बाद वजीर तवानाई आर.के. सिंह ने कहा कि दिल्ली में बिजली का कोई बहरान नहीं है, हमारे पास कोयले का बहुत बड़ा जखीरा है। इस बहरान की गैर ज़रूरी तशहीर की गई है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि हमें कोयले की पैदावार में इजाफा करना होगा क्योंकि बिजली की तलब बढ़ रही है। हम आपको 3 अलग अलग इसी मामले से जुड़े स्टेटमेंट्स हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें पहले आम आदमी पार्टी के वज़ीर बरकी, दिल्ली के वज़ीर बरकी ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में बिजली की कमी है और बिजली का बहरान है और कोयले की कमी है, जबकि आर.के. सिंह उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये बहरान बिल्कुल फर्जी है और ऐसा कोई बहरान बरकी का मुल्क में नहीं है। जबकि मनीष सिसोदिया ने आर.के. सिंह के इस बयान की मजम्मत की। और आगे क्या कुछ अगर 2 दिन बाद सप्लाई नहीं आती? देखिएगा, अब आगे तो ऊपर वाला जाने। केंद्र सरकार अगर ये नहीं बना ले, हम गैस भी नहीं देंगे, हम कोयला भी नहीं देंगे, तो पूरी दिल्ली में अगर कोटा फिक्स कर देंगे, इतनी ज़्यादा बिजली नहीं देंगे तो देखना पड़ेगा। सर, आपने तीनों कंपनियों के साथ मीटिंग की, किसके पास कितनी कैपेसिटी बची हुई है अभी, कितना कोयला कितना गैस बचा हुआ है? तीनों कंपनियां कोई प्रोडक्शन नहीं करती हैं। मैं आपकी जानकारी लिए फिर से बात, दिल्ली के अंदर बिजली का उत्पादन बहुत थोड़ा सा होता है, वो भी गैस से होता है, कोई कोयले का प्लांट नहीं है। ज़्यादातर दिल्ली के जो कोयले के प्लांट हैं वो एनटीपीसी से खरीदते हैं, केंद्र सरकार से खरीदते हैं। केंद्र सरकार की कंपनी है एनटीपीसी, उससे खरीदा जाता है। और वहाँ पर कोयले की आपूर्ति सिर्फ 1 दिन की बची है, और वो भी 50% प्रोडक्शन के लिए। मेरी अपील है कि सारे प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलाए जाएँ। उनके पास कम से कम 1 महीने का नहीं तो 15 दिन का स्टॉक जरूर होना चाहिए। उसके लिए पावर फुटिंग पे काम करना चाहिए। अगर उधर से सप्लाई नहीं आती है, 2 दिन बाद दिल्ली में स्थिति नहीं आती तो पूरी दिल्ली का ब्लैकआउट होगा। अगर आप तो मजाक सा कर रहे हैं कि अगर वो बिजली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? भाई केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी कल को देंगे नहीं दिल्ली को बिजली, तो बंद होगी। हमने कहते हैं दिल्ली ने उनसे पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है, हम 20 रुपये यूनिट में भी खरीद रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो जितनी दिल्ली में बनेंगे उसको बनाएंगे हम, किसी भी रेट में बनेंगे। दिल्ली के अंदर 3 छोटे-छोटे प्लांट हैं, उनमें बना रहे हैं जो कि गैस आधारित हैं, परंतु कल तो गैस भी बंद कर दी थी उन्होंने। तो गैस की सप्लाई सुचारू रहेगी सर? अभी वो तो केंद्र से जाके पूछो, अभी 2 दिन के लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन हम देंगे, उसके बाद की उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। हमारे पास कोयले का जो आज भंडार है, रिजर्व भंडार, वो 4.5 दिन का है, ठीक, लेकिन 4.5 दिन का हमारे पास है, रिजर्व है। ये ऐसा नहीं कि हाँ 4.5 दिन के बाद रुक जाएगा, इसलिए कि हमारा जो रोज़ का खपत है, वो रोज़ का खपत हमको आता है रेक से, करीब 275-280 रेक हमको प्रतिदिन मिलता है। कल मिला 275 रेक, और कौन रेक कहाँ जाना है ये हम और कोल मंत्रालय मिल करके डिसाइड करते हैं। जितने पावर की ज़रूरत है उतना पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, जितने पावर की ज़रूरत होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे, इसमें कहीं किसी को शक नहीं होना चाहिए। या अननेसेसरी साहब ये पेपरबाजी करना और SMS भेजना और पैनिक क्रिएट करना, ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, प्लेन एंड सिंपल। हमारे पास दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है।
इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना। आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के पब्लिकेशन और आईईडी की बरामदगी मामले में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। एजेंसी ने इतवार के रोज श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला में ही 9 मकामात पर छापे मारे। एनआईए ने हासन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर अरीपुरा के रहने वाले नईम अहमद भट्ट के घर पर छापा मारा। वहीं बागी नंद सिंह चट्टाबल में मुश्ताक अहमद डार के घर पर भी छापेमारी हुई। इस दौरान मुश्तबा अफराद के पास से 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। फरवरी 2020 से वॉइस ऑफ हिंद VOH नाम की ऑनलाइन मंथली मैगजीन पब्लिश हो रही है। इसके पब्लिशर्स पर मैगजीन के जरिए घाटी में मुस्लिम नौजवानों को भड़काने और उन्हें फंडामेंटलिज्म की तरफ ढकेलने का इल्ज़ाम है। इस पब्लिकेशन को चलाने वाले लंबे वक्त से जांच एजेंसी को चकमा दे रहे हैं। अलग अलग VPN नंबर के जरिए इस वेबसाइट को ऑपरेट किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीम ISIS की इस साजिश के सिलसिले में इसी साल 29 जून को मामला दर्ज किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ पुरतशद्दुद जंग छेड़ने के लिए मुल्क में मुस्लिम नौजवानों को फंडामेंटलिज्म की तरफ ढकेलने का इनका प्लान था। NIA ने बताया कि ISIS के कई ऑपरेटिव्स मुल्क के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने फर्जी ऑनलाइन पहचान बनाकर अपना एक नेटवर्क खड़ा किया है। इसके ज़रिए ISIS से जुड़ी मटेरियल शेयर की जा रही है। NIA ने इसी मामले में इस साल 11 जुलाई को जम्मू कश्मीर में कई जगह तलाशी ली थी। इस दौरान 3 मुलजिमीन उमर निसार, तनवीर अहमद भट्ट और रमीज़ अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया था, जो कि अनंतनाग ज़िले के अजबल इलाके के रहने वाले। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में मुनक़िद होने जा रहे 75 हुनर हाट्स की सीरीज़ में उत्तर प्रदेश के रामपुर में 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसका इनेकाद किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में बताया कि रामपुर यानी UP में मुनक़िद होने वाले 29वें हुनर हाट का इफ्तिताह 16 अक्टूबर को मरकज़ी वज़ीर तालीम और हुनरमंदी और सनत धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और सकाफ़त अर्जुन राम मेघवाल मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद होंगे। रामपुर में मुनक़िद होने वाले हुनर हाट में 30 से ज़ायद रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कारीगर, दस्तकार और हुनरमंद अपनी देसी साख्ता मसनूआत की नुमाइश और फ़रोख्त के लिए आएंगे। रामपुर में मुनक़िद होने वाले हुनर हाट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर और दीगर रियासतों के कारीगर हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मरकज़ और रियासत में इख्तिदार पे चलाते हुए इतवार के रोज़ 20 साल पूरे हो गए थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने PM मोदी की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने संसद TV से बात करते हुए कहा कि वो मुखालिफिन की बात को भी बहुत इत्मीनान से सुनते हैं और ज़रूरी मामलों पर 2 से 3 मीटिंग्स करने के बाद ही फैसला करते हैं। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने मोदी जैसा अच्छा स्पीकर आज तक नहीं देखा। किसी मुद्दे पर जब कोई मीटिंग होती है तो मोदी कम बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी पर अपोजिशन जो इल्ज़ामात लगाता है वो सभी बेबुनियाद हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्वयंसेवक के रूप में देखा, फिर एक संगठनकर्ता के रूप में देखा, फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा, प्रधानमंत्री के रूप में देखा और विश्व नेता बनते हुए देखा। इस दौरान कई पड़ाव आए होंगे, कई उतार चढ़ाव आए होंगे।
कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा मुद्दा, कौन सा ऐसा समय आया जो आपको लगा कि उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। जैसे जब उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया, वो आए, संगठन मंत्री बने। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खस्ता हाल थी। गुजरात कोई पहले से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल राज्य रहा नहीं था। हम सब युवा कार्यकर्ता थे, कोई भविष्य नज़र नहीं आता था। जब भाजपा के लिए बात करते थे या ज्वाइन हुए थे, हमारे प्रोफेसर हमें डांटते थे, कहाँ गलत रास्ते पे चले गए हो। इस प्रकार की स्थिति थी। और देश में 2 सीटें आई थी। तब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के संगठन मंत्री बने और 87 से उन्होंने संगठन को संभाला और संगठन के माध्यम से एक पक्ष की विश्वसनीयता कैसे जनमानस में बनाई जा सकती है उसका उत्कृष्ट उदाहरण करा। 87 में आने के बाद सबसे पहला चुनाव आया अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। पहली बार भारतीय। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी देखी गई। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 2,55,321 नए मामला दर्ज हुए, जबकि इसी दौरान 4,286 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 23,84,42,522 हो गई, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 48,64,737 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब भी दुनिया भर में 1,80,17,459 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,166 नए मामले सामने आए, जो पिछले 214 दिनों में सबसे कम है। अब तक 3,39,00,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। हफ्ते के रोज़ 214 लोगों की कोविड से मौत हुई। अब तक मुल्क में 4,50,000 लोगों ने जान गंवाई है। मुल्क में फ़िलहाल 2,30,971 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा पिछले 208 दिनों में सबसे कम है। हिंदुस्तान में 95 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इतवार के रोज सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे जोरों शोर से चला रहे हैं। हम जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज के निशाने को पूरा कर लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि जल्द से जल्द अपने खानदान को वैक्सीन लगवाएं। आलमी वबा और उससे महफूज रहने के लिए नाफिज लॉकडाउन के असरात से ज़िंदगी का कोई भी शोबा महफूज नहीं रहा। कोरोना की वबा ने समाज के तमाम तबकात को मुतासिर किया और ऐसे में आम आदमी का तो बहुत बुरा हाल है। अक्सर बैंकों से तालीम और तामीरात के लिए कर्ज हासिल किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों का क्या हाल है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन लोन लेने वालों की तादाद में जहाँ ज़बरदस्त कमी आई है, वहीं कारोबार के लिए लोन लेने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। कल हमने बात की थी एजुकेशन लोन्स की, आज बात करते हैं हाउसिंग लोन्स की। कोरोना के असरात तामीराती शोबे पर पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब हालात बेहतर हो रहे हैं। रिपोर्ट में हुकूमत को बताया गया कि हाउसिंग लोन्स के लिए कई बैंकों में शरह सूद में तरमीम के बावजूद कर्ज हासिल करने वालों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि अखराजात में कमी की वजह से अवाम के रुझान और तामीराती अखराजात में इजाफे की वजह से उसका असर बैंकों से हासिल किए जाने वाले लोन्स पर पड़ा। हाउसिंग लोन के लिए साल 2019 और 20 में 5,099 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि साल 2020-21 में 4,162 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। कंस्ट्रक्शन लोन में भी करीब 1,000 करोड़ की कमी आई। जारिया साल बैंकर्स की जानिब से 8,640 करोड़ के कर्ज की इजराई का निशाना मुकर्रर किया गया। ताहाल फर्स्ट क्वार्टर में 818 करोड़ रुपए का कर्ज ही जारी किया गया। दूसरे तिमाही के दौरान भी कंस्ट्रक्शन लोन लेने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखा गया। वहीं दूसरी जानिब कारोबार के लिए कर्ज हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन की डिमांड बढ़ी है। जारिया
माशी साल के इब्तिदा के 3 माह में मुकर्रर करदा निशाने का 30% खर्च बैंकर्स की जानिब से मंजूर किया गया। जारिया साल 13,451 करोड़ का निशाना मुकर्रर किया गया, जिसमें से फर्स्ट क्वार्टर में ही 11,689 करोड़ का खर्च मंजूर किया गया। इससे अवाम के तरजीहात का अंदाज़ा होता है। मौजूदा वक्त में लोग तालीम और तामीर के लिए खर्च के हुसूल के बजाय कारोबार के लिए लोन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है। लव जिहाद, नारकोटिक जिहाद और अब मार्क्स जिहाद। केरल में नारकोटिक्स जिहाद का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मार्क्स जिहाद का मुद्दा छेड़ दिया। ये मुद्दा इसलिए भी और बड़ा हो गया क्योंकि प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे आरएसएस के न सिर्फ स्वयंसेवक हैं बल्कि संघ की एक तंजीम नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के साबिक सदर भी हैं। प्रोफेसर पांडे ने केरल बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे ने डीयू में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले केरल बोर्ड के स्टूडेंट्स पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही बोर्ड के सैकड़ों तुलबा भला बेस्ट 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। कमाल है, इन सब्जेक्ट्स में किसी के भी 99% नहीं है। उन्होंने 100% मार्क्स के सहारे डीयू में दाखिला लेने वाले केरल बोर्ड के स्टूडेंट्स की साल दर साल बढ़ती तादाद को एक साजिश करार दिया। उन्होंने एक अखबार से बातचीत में अपने बयान को साफ तौर पर समझाया। उन्होंने कहा कि जिहाद क्या होता है। जब किसी जज्बे के तहत किसी चीज़ का इस्तेमाल किसी ख़ास धर्म की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए किया जाता है तो उसे जिहाद कहते हैं। लव को मैनिपुलेट कर लव जिहाद किया जाता है। नारकोटिक जिहाद में नशे का इस्तेमाल कर जिहाद किया जाता है। ठीक इसी तरह मार्क्स का इस्तेमाल करके ख़ास आइडियोलॉजी को फैलाने का काम किया जा रहा है। डीयू में साल दर साल केरल से बेहतरीन अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में दाखिला लेने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस पर फौरी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे रोकने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। प्रोफेसर राकेश कुमार पांड्या ने 6 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि डीयू के एक कॉलेज के 20 सीटों वाले प्रोग्राम में 26 तलबा को सिर्फ इसीलिए एंट्री देनी पड़ी क्योंकि उन सभी के पास केरल बोर्ड से 100% मार्क्स मिले थे। पिछले कुछ सालों से केरल बोर्ड मार्क्स जिहाद लागू कर रहा है। पाकिस्तान में जौहरी प्रोग्राम के मौजूद कहे जाने वाले साइंसदान अब्दुल कादर खान का इंतकाल हो गया। वो 85 साल के थे। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में इतला दी। अब्दुल कादर खान को पाकिस्तान में कौमी हीरो के तौर पर इज्जत दी जाती थी। पाकिस्तान को आइटमी सलाहियत से सरशार पहला इस्लामी मुल्क बनाने पर उनकी मुल्क में सताइश की जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो फेफड़ों की बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल थे। एक जानिब पाकिस्तान में उनकी इज्जत की जाती थी, वहीं कई ममालिक में उन पर तकनीक को फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता था। मगरबी ममालिक ये कहकर अब्दुल कादर पर तनकीद करते थे कि उन्होंने आइटमी तकनीक दूसरे ममालिक को खुफिया तरीके से फ़रोख्त की है। अब्दुल कादर खान की पैदाइश मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी, लेकिन मुल्क की तकसीम के बाद उन्होंने अपने अहले खाना के साथ पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया था। गुज़िश्ता महीने अब्दुल कादर खान ने कहा था कि वो मुद्दत तवील से बीमार है, लेकिन इमरान खान या उनकी काबीना के किसी रुकन ने उनकी खैरियत मालूम नहीं की। वो काफ़ी दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 26 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब्दुल कादर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में आइटमी तकनीक की स्मगलिंग के इल्ज़ाम आयद होने के बाद उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुसल्लह अफराद के जरिए एक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ के बाद मुल्क में अक़लियतों की सलामती के ताल्लुक से खदशात के दरमियान वहाँ की इक़्तिदार पर काबिज़ तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि काबुल में हिंदू अक़लियतों को हरासा करने वालों को काबुल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क़ायम मकाम नायब वज़ीर इत्तलात मुजाहिद ने ट्वीट करके ये मालूमात दी। गुरुद्वारे पर हमले से फ़िक्रमंद अफ़गान हिंदुओं और सिखों ने हुकूमत हिंद से अपने फौरी इनखला की अपील की थी। काबिल ज़िक्र के 5 अक्टूबर को तालिबान की तरह नजर आने वाले भारी हथियारों से लैस शरपसंदों का एक गिरोह गुरुद्वारा करते परवान में दाखिल हो गया और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने और ड्यूटी पर तैनात गार्ड को यरगमाल बनाने के बाद अहाते से निकल गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मकामी तालिबान हुकाम के हवाले किए जाने के बावजूद गुरुद्वारे में तोड़फोड़ करने वाले मुसल्लह अफराद की शिनाख्त के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हुई। अफगान हिंदुओं और सिखों की काउंसिल ने हफ्ते के रोज़ गुरुद्वारे में एक मीटिंग की जिसमें अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों ने भी शिरकत की। उन्होंने नामालूम क़ुव्वतों के ज़रिए गुरुद्वारे में तोड़फोड़
और जुमे को शुमाली शहर खंदोज की शिया मस्जिद पर नापाक हमले पर तबादला ख्याल किया, जिसमें हज़ारा बरादरी के कई बेगुनाह लोग मारे गए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।